कांतिलाल सेठ की गांव में एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी। उनकी स्वादिष्ट मिठाई की दुकान के चर्चे दूर दूर तक होते थे। सेठ कांतिलाल उस गांव का सबसे धनी आदमी था। उसकी दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी कंचन और छोटी बेटी कुसुम। कंचन स्वभाव की बहुत तेज थी, जबकि कुसुम सीधी सादी थी। एक दिन सोफे पर बैठकर कांतिलाल अपनी बेटियों से कहता है, मेरी बच्चियों, तुम दोनों को मैंने बहुत ही लाड़ प्यार से पाला है। अब तुम दोनों जवान हो गई हो, इसलिए मैंने तुम्हारा ब्याह कराने का फैसला किया है। पास के ही गांव में मेरा एक दोस्त रहता है, अब उसके दो बेटे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी दोनों बेटियां एक साथ एक ही घर में रहें, इसलिए मैं तुम दोनों का ब्याह उन दोनों भाइयों से कराना चाहता हूं। लेकिन पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। आप मेरी शादी कुछ साल बाद करवा देना। ये बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आता है। परंतु तुम विवाह क्यों नहीं करना चाहती पुत्री? ये सब मेरे लाड़ प्यार का ही नतीजा है जो तू इतना बिगड़ गई है। ठीक है, फिर भी तेरे कहने पर मैं तुझे 5 महीने की मोहलत देता हूं। या तो तू इन 5 महीनों के अंदर शादी के लिए हां कर दे, नहीं तो 5 महीने खत्म होते ही अगले दिन सुबह जो पहले कुंवारा लड़का मिलेगा, मैं उसी से तेरा ब्याह करवा दूंगा। फिर चाहे तेरी मर्जी हो या ना हो। कुछ दिनों बाद सेठ जी बड़े धूमधाम से अपनी बड़ी बेटी कंचन की शादी करवा देते हैं। कंचन का स्वागत उसके ससुराल में बड़े धूमधाम से होता है। उधर सेठ जी कुसुम से बातचीत बंद कर देते हैं। वो केवल 5 महीने पूरे होने का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही 5 महीने पूरे होते हैं, सेठ जी कुसुम को बुलाकर कहते हैं, आज तुम्हारे 5 महीने पूरे हुए। अपने कहे अनुसार अब मुझे कल सुबह जो भी पहला आदमी मिलेगा, मैं उसी से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। कुसुम उदास मन से कहती है, ठीक है पापा, जैसी मेरी दुर्गा माँ की इच्छा। अगले दिन सुबह जब कांतिलाल उठा और उसने दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो माली पौधों को पानी दे रहा था। ये देखकर सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सोचते हुए खुद से कहते हैं, मैं अपनी बेटी का हाथ एक माली के हाथ में कैसे दे सकता हूँ? इससे पहले कि वो अपने वादे से पीछे हटते, कुसुम ने सेठ जी को उनका वचन याद दिला दिया। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। पापा, अब तो यही मेरा भाग्य है। आप मुझे ब्याह की अनुमति दीजिए। अगर तूने अपनी हट नहीं छोड़ी तो इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तेरे लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन कुसुम मन ही मन उसको अपना पति मान चुकी थी और अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे विवाह कर लेती है, और माली, जिसका नाम मोहन होता है, उसके साथ उसकी झोपड़ी में जाकर रहने लगती है। एक दिन कुसुम सब्जी लेने बाजार जा रही होती है। तभी वहां से कंचन अपनी कार से गुजरती है और वो गाड़ी रोककर कुसुम से कहती है, अरे सुनो कुसुम, तुम वो जरा अपने पति को मेरे घर काम पर भेज देना। वो क्या है ना, मेरे बाग बगीचे सूख रहे हैं। आप कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ, लेकिन प्लीज मुझे दीदी मत कहो। तुम एक नौकर की बीवी हो। अगर किसी ने सुन लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। ठीक है दीदी, लेकिन मेरे पति आपके घर पर काम करने नहीं आएंगे। वो तो आप पिताजी के घर पर भी काम नहीं करते। अरे मेरे यहाँ काम करने पर मैं उसको मोटी रकम दूंगी। दीदी, बात पैसों की नहीं बल्कि मेरे पति के आत्मसम्मान की है। इसके बाद कंचन गुस्से में वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद नवरात्रि का त्योहार आता है। दोनों बहनें सभी नवरात्रे रखती हैं और पूरे विधि विधान से हर रोज माँ दुर्गा की पूजा करती हैं। फिर एक रोज कुसुम अपनी बड़ी बहन के घर जाती है। दीदी, मैंने नवरात्रि के सभी व्रत पूरे कर लिए हैं, इसलिए कल मैंने अपने घर अष्टमी पर कन्या पूजन रखा है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे मायके वाले भी प्रसाद खाने जरूर आए। हम बड़े लोग नौकरों के घर नहीं जाते। और हाँ, भूल गई क्या, मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे दीदी मत कहा करो। कुसुम दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। नवमी वाले दिन कंचन भी अपने आलीशान घर में कन्या पूजन और हवन रखती है। फिर जब पंडित जी उसके घर आते हैं तो बोलते हैं, बेटी, तुम्हारे पूजा के सारे फूल तो सड़ चुके हैं। घी से भी ज्योत नहीं जल रही है। घी तो पानी बन चुका है, और तुम्हारे बुलाए हुए मेहमानों में से भी कोई जागरण में नहीं आया। पंडित जी, ये सब सामग्री तो आज ही मंगवाई थी मैंने। इसका मतलब दुर्गा माँ तुमसे नाराज चल रही हैं। वो तुमसे क्रोधित हैं, इसलिए ये सब हुआ है। तुमसे अवश्य कोई भूल हुई है, याद करो। लेकिन पंडित जी, मैं तो सच्चे मन से माँ की पूजा करती हूँ, व्रत भी सारे रखती हूँ। लेकिन फिर भी माँ तुमसे क्रोधित है। ये हवन और कन्या पूजन सफल नहीं हो सकता। तभी सेठ जी वहां आ जाते हैं। देखिए ना पापा, मेरी पूजा में दोष लग रहा है और पंडित जी कह रहे हैं माँ दुर्गा मुझसे नाराज हैं।
बेटी, तूने और मैंने एक ही पाप किया है। उनकी सबसे बड़ी भक्त कुसुम का तिरस्कार करके, उसके घर कन्या पूजन में ना जाके और माता रानी का प्रसाद ना खाकर। जब से कुसुम गई है मेरी दुकान भी बंद हो गई है और मैं भी निर्धन हो गया हूं। लगता है ये सब हमारी ही करनी का फल है जो मां हमसे नाराज हो गई हैं। कंचन ये सब सुनकर रोने लगती है और फिर अपने माता पिता के साथ कुसुम के घर जाती है और उससे माफी मांगती है। आप एक नौकर की बीवी से माफी मांग रही हैं, इससे तो आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगी। अब बस भी करो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती होगी जो मैंने तुम्हारा अपमान किया। इसके बाद कुसुम कंचन को माफ कर देती है और दोनों बहनें मिलकर कंचन के घर जाती हैं। दोनों बहनें मिलकर हवन और कन्या पूजन करवाती हैं और दुर्गा माँ की कृपा से कुसुम का घर भी धन धान्य से भर जाता है। सभी अपने अपने घरों में खुशी खुशी रहते हैं और एक दूसरे से खूब प्रेम भावना रखते हैं। सिम्मी, तुम्हारी ताकत की दवाइयां मैंने टेबल पर रख दी हैं, टाइम पर ले लेना। मैं बस स्टैंड जा रहा हूँ। सरोज दीदी बस स्टैंड पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही होंगी। और तुम्हें तो पता ही है, सरोज दीदी ने गांव की तरह पूरे शहर को सिर पर उठा लिया होगा। हाँ, तुम रख दो, मैं ले लूंगी। तुम जाओ अपनी दीदी को लेने, नहीं तो वो मुझे ही आकर ताने सुनाएंगी कि मैंने देर कर दी होगी, तभी तुम समय पर नहीं गए। अभी नीता आती होगी, तुम्हारी दीदी से पूछकर उनकी पसंद का उससे खाना भी बनवाना है। ठीक है, मैं दीदी को ले आता हूँ। निखिल की बड़ी बहन सरोज गांव में रहती थी और निखिल अपनी पत्नी सिम्मी के साथ शहर में रहता था। निखिल की बड़ी बहन निखिल से उम्र में काफी बड़ी थी। निखिल और सरोज की उम्र में काफी फर्क था। बचपन में ही माता पिता के गुजर जाने के बाद निखिल को उसकी बहन सरोज ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। निखिल शहर में नौकरी करता था और 2 साल पहले ही निखिल की शादी सिम्मी से हुई थी। सिम्मी गर्भवती थी और उसका 6ठा महीना चल रहा था। इसीलिए निखिल ने अपनी बहन सरोज को अपने पास शहर बुला लिया ताकि सिम्मी को थोड़ा सहारा मिले। निखिल बस स्टैंड पर पहुंचता है। उधर सरोज की बस पहले ही आ चुकी थी। क्या भैया, ये कैसे दूध की चाय बनाई है? ऐसा लग रहा है चीनी पत्ती और पानी उबाल कर दे दिया। अरे असली दूध तो हमारे गांव में मिलता है। कितने पैसे हुए चाय के? 15 रुपए। क्या 15 रुपए? ये पानी जैसी चाय 15 रुपए की? इसके तो मैं 2 रुपए भी ना दूं। सरोज दीदी, आप यहाँ चाय की दुकान पर हो। मैंने आपको पूरे बस स्टैंड पर ढूंढ लिया। चलो, गाड़ी मैंने आगे खड़ी की हुई है। पर इस चाय वाले का क्या करूं? 15 रुपए मांग रहा है पानी जैसी चाय के। अब ये लो भैया। चलो दीदी, मेरी गाड़ी आगे खड़ी है, वहाँ जाम लग जाएगा। बताओ, 15 रुपए पकड़ा दिए बेकार सी चाय के। निखिल और सरोज घर आ जाते हैं। सिम्मी फ्रूट सलाद खाने ही बैठी थी कि सरोज घर के दरवाजे से ही उसे टोक देती है। सिम्मी, रुको। ये तुम क्या कर रही हो? पता है गर्भवती स्त्री को पपीता नहीं देते हैं, और वो भी तब जब 6ठा महीना चल रहा है। कोई जरूरत नहीं है पपीता खाने की। नमस्ते दीदी, पपीता तो फ्रूट्स में आता है ना? वो तुम्हारी बात ठीक है, पर पपीते की तासीर गर्म होती है, बहुत गर्म। इसीलिए गर्भावस्था के समय पपीते का सेवन ठीक नहीं है। हाँ, बाकी फल तुम खाओ, कोई परहेज नहीं। देखा सिम्मी, तभी मैंने ऐसे समय में दीदी को बुला लिया ताकि तुम्हारी अच्छे से देखभाल हो सके। देखभाल की जगह टोका टाकी ज्यादा करेंगी, इतना मुझे पता है। पता नहीं आगे और क्या क्या मना करेंगी। नीता आ गई है। दीदी आप बता दो आपकी पसंद का क्या बनवाना है। ये क्यों बनाएगी? तुम क्यों नहीं बना रही हो? दीदी, हमारी काम वाली खाना बनाती है, हमने खाना बनाने के लिए ही इसे रखा है। ठीक है, अब क्या ही बोलूं, पर बहुत साफ सुथरा और अच्छा बनाना, शुद्ध देसी घी का। मैं देसी घी का बना ही खाना खाती हूँ। पर दीदी, मैं तो ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ। क्या ऑलिव ऑयल? तुम्हें तो गर्भावस्था में देसी घी खाना चाहिए। आगे 9वें महीने में मैं तुम्हें देसी घी से बनी चीजें खिलाऊंगी, इसके अलावा कोई तेल घी नहीं खाओगी। अब क्या करूं, ये तो मुझे जबरदस्ती देसी घी खिलाकर मोटा कर देंगी। पता नहीं निखिल ने इनको क्यों बुला लिया। अपने गांव के देहाती नुस्खे यहाँ भी ले आई हैं। सिम्मी को उन सब चीजों को खाने की आदत नहीं थी जो सरोज उसे ऐसे समय में खाने के लिए कहती थी। 7वें महीने में सरोज सिम्मी की गोद भराई की रस्म रखती है। ओ नो निखिल, ये सब करना जरूरी है क्या? इतनी भारी साड़ी पहना रखी है मुझे कि मेरे से चला तक नहीं जा रहा है। ऊपर से इतने सारे तेल घी वाले पकवान, और इतने मेहमानों के जाने के बाद घर कितना फैल जाएगा। गुस्सा आ रहा है मुझे तो।
मैं पहले ही इतनी थकी हुई रहती हूँ, ऊपर से ये फंक्शन। सिमी, थोड़ी देर की तो बात है। दीदी ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए ये फंक्शन रखा है। चलो नीचे, मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। सरोज और बाकी के मेहमान सिम्मी को उपहार देते हैं और उसकी गोद भराई की रस्म होती है। सिम्मी बेमन से इस फंक्शन को अटेंड कर रही थी। उसे सरोज का साथ में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो तो यही चाहती थी कि कब सरोज गांव जाए और उसे कोई टोका टाकी करने वाला ना हो। कुछ समय बाद सिम्मी को 9वां महीना लग जाता है। अब सरोज ने सिम्मी पर और ध्यान देना शुरू कर दिया था। सरोज दीदी, आपके आ जाने से मुझे बहुत सहारा मिला है। नहीं तो मैं सिमी को लेकर बहुत परेशान रहता था, पर अब मुझे पता है मेरे पीछे आप सिमी के साथ हो, तो मुझे कोई डर नहीं। कितनी अच्छाइयां हो रही हैं अपनी बहन की। यहाँ मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है इन्होंने। निखिल, मैंने तुझे कल कहा था कि थोड़ी देर सिम्मी को गली के नुक्कड़ तक टहला लाया कर। जा, इसे थोड़ी देर टहला लाया कर। दीदी, क्या ही लेकर जाऊं, सिमी तो सोने चली गई है। अच्छा हुआ मैं सोने का नाटक करके कमरे में आ गई, नहीं तो फिजूल में मुझे इस टाइम टहलने जाना पड़ता। सच में मुझे ऐसे टाइम में तो बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं बिस्तर से भी उठूं। एक दिन निखिल को किसी जरूरी काम से बाहर जाना था, तो उसे रात में लौटने में देर हो जाती है। तभी पीछे से सिम्मी के दर्द उठ जाता है और वो दर्द से चीखने लगती है। तभी सरोज उसके पास दौड़ती हुई आती है। घबराओ नहीं सिम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, सब्र से काम लो और जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसे करना। नहीं नहीं बेटा, सांस को ऊपर नहीं खींचना, सांस को नीचे छोड़ो। सरोज दीदी, आप मुझे परेशान मत करो, मैं अब तक आपकी बहुत बातें मानती आई हूँ। निखिल कुछ ही देर में आ रहे हैं और मैंने अपनी लेडी डॉक्टर को भी फोन कर दिया है। आप बिल्कुल भी मेरे पास मत आना। पता नहीं आप कुछ गलत कर दो और मुझे और मेरे बच्चे को परेशानी हो जाए। मैं नहीं चाहती कि कोई खतरा हो। सिम्मी सरोज को बिल्कुल भी पास नहीं आने दे रही थी और उसका दर्द बढ़ रहा था। निखिल भी रास्ते में था और लेडी डॉक्टर पहुंचने ही वाली थी। अचानक सिम्मी बेहोश होने लगी तो जबरदस्ती सरोज को उसके पास जाना पड़ा। सिम्मी, तुम नहीं जानती हो, मैंने गांव में कई बार दाई माँ के साथ काम किया है, इसलिए मुझे सारे उपचार आते हैं। जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करो तो तुम्हें दर्द में आराम मिलेगा। मैं तुम्हें वादा करती हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी लेडी डॉक्टर भी आ जाती है। निखिल भी पहुंच जाता है। लेडी डॉक्टर कमरे में जाती है। अरे सरोज जी, आप और यहाँ। सिम्मी, यू आर सो लकी कि तुम्हारे साथ सरोज जी जैसी एक अच्छी और कुशल दाई है। सरोज जी, हमारे पास समय बहुत कम है, हमारे पास हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं है, हमें इसी समय ये डिलीवरी करनी होगी। आप मेरी मदद कीजिए। वैसे मैंने हॉस्पिटल स्टाफ को फोन कर दिया है, स्टाफ की नर्स अभी पहुंच रही है। ठीक है डॉक्टर बिटिया, आप मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या क्या करना है। सिम्मी सब कुछ देख रही थी, उसे हल्का हल्का होश था। कुछ देर बाद सिम्मी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। सिम्मी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। सिम्मी, गांव में कैंप लगा था तो मैं ड्यूटी पर थी। वहाँ सरोज जी मेरे पास हमेशा मदद के लिए रहती थी। शी इज वेरी टैलेंटेड। सचमुच मैं कितना लकी हूँ जो मुझे सरोज दीदी जैसी बहन मिली। आप ठीक कह रही हो, मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ जो सरोज दीदी मेरी बड़ी ननद, मेरी बड़ी बहन मेरे साथ है। अरे अब बस भी करो, तुम दोनों क्या मुझे रुला दोगे? लाओ लाओ मेरे भतीजे को मेरी गोदी में दो। बेटे के पैदा होने की खबर सुनकर सरोज का पति और बच्चे भी शहर आ जाते हैं। सिम्मी अब सरोज की बातों को बहुत प्यार से सुनती भी थी और मानती भी थी। कुछ समय बाद सरोज खुशी खुशी गांव वापस लौट जाती है।